तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी प्रकार से पहला ही चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और पहला वीडियो में जितना था 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो है उसे थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ठीक। बट कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका पहला से लेकर पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। और चलिए हो सके तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, ठीक ना। आपने जितना पढ़ा था पिछले वीडियो में उससे थोड़ी सी आगे है, ठीक ना। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा एफ से बोला गया है, आर से बोला गया है, पी से बोला गया और सी से बोला गया। तो आपको बताना होगा कि इसको किससे सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या को हमेशा आर से सूचित किया जाता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक। और इस गोले में एक प्रकार से यहाँ पे जो है ये आपका केंद्र है, क्या है, ये आपका केंद्र है। तो भाई याद रखिएगा आप लोग कि जब भी क्या होता है कि जिस गोले का ये भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अगर उसका केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका क्या होता है, केंद्र जो है क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली जो सरल रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, तो याद रखिएगा एक मान लीजिए कि गोलीय, एक मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक ना। ठीक, एक दर्पण है, एक प्रकार से मान लीजिए कि एक उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, ठीक ना। तो एक प्रकार से ये आपका क्या हुआ, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे क्या पी है, यहाँ पे क्या एफ है और यहाँ पे सी है। तो बोला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, तो आपका ये ध्रुव हुआ वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली, तो यहाँ से लेके यहाँ को जोड़ने वाली जो एक प्रकार से सरल रेखा उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, जिसमें बीच को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे है आपका, ध्यान से समझिएगा कि फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए जस्ट है कि आप एक प्रकार से ये आपका मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक ना। क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका एफ हुआ और ये आपका सी हुआ। वक्रता केंद्र फोकस और यहाँ पे ध्रुव। तो फोकस से ध्रुव, अब मान लीजिए फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपको पता ही होगा क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी कहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। फोकस क्या होगा, फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आगे है आपका, ध्यान से समझिएगा कि फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है। तो याद रहे कि फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है आपका कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी क्या होती है, आधी होती है। तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एफ बराबर क्या होता है ना, आर बाई टू होता है। तो आपको पता होगा यही होता है। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक ना। आगे है आपका क्वेश्चन कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से दूर न हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए समझिए, थोड़ा सा आंसर को क्या, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया कि घुमा दिया गया, बाकी बात आपका सेम है। सबसे पहले आपको बोला गया, एक मान लीजिए कि एक प्रकार से ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक ना। क्या है, ये एक प्रकार से आपका अवतल दर्पण है। ये जो है आपका वो क्या है, मुख्य अक्ष है। ये आपका पी हुआ, ये आपका एफ हुआ और ये आपका सी हुआ, ठीक ना। अब कह रहा है भाई साहब कि अगर हम यहाँ पे बोला जाता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक ना। अब बोल रहा है कि कोई किरण अगर पता है आपको कि, अब एक बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ बीचों बीच क्या होता है इसका पता है आप लोगों को, बीचों बीच अगर जब भी पढ़ा जाता है इसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे जो है इसका आपतन कोई बनेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, आई से सूचित, और इसको क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आप बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए समझिए कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से दूर ना हो, है ना। ये बोला गया है कि जो यहाँ पे आपतन बिंदु है वो क्या होना चाहिए, ध्रुव से दूर ना होना चाहिए। तो बताइए ना, तो ना होना चाहिए, तो ध्रुव से दूर ना होना चाहिए, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा बी ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। आगे है आपका क्वेश्चन, क्या है कि दर्पण की फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को ठीक कहाँ होती है। तो दर्पण का जो फोकस होता है ना, आप ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका दर्पण है, इस प्रकार से अवतल दर्पण है, और ये मुख्य अक्ष हुआ आपका, ये ध्रुव हुआ आपका, ये एफ हुआ और ये सी है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए कि दर्पण की फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र की ठीक कहाँ होती है। तो आपसे पूछा दर्पण के ध्रुव
यानी कि ध्रुव जो है और वक्रता केंद्र के ठीक कहाँ होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, फोकस कहाँ होता है, बीच में होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मध्य भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मध्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, ध्यान से समझिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में कहां से होकर जाती है। तो बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के अवतल दर्पण से कहां से होकर जाता है। अब मान लीजिए कि ये जो है आपका एक्चुअली में एक अवतल दर्पण है, ध्यान से समझिएगा, ये है क्या आपका एक अवतल दर्पण है, और ये जो है आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हुआ आपका, ये फोकस, और ये आपका वक्र केंद्र हुआ। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है कोई प्रकाश की किरण, है ना, तो दर्पण से क्या हो रहा है, परावर्तन होता है, कहाँ से हो रहा है, अवतल दर्पण में कहाँ से हो रहा है, तो याद रखिएगा दर्पण से परावर्तन कहाँ से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाएगी, तो याद रखिए कहाँ से होकर जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव से होगा, बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र होगी, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ याद रखिएगा कहां से होकर जाएगा, तो फोकस से होकर जाती है, ठीक, आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, आगे है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण में कहां से आती हुई प्रतीत होती है। आपका बस सिंपल, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ध्यान से समझिए, उसी प्रकार से आपका कि यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रकार से देखा जाए, आपने देखा होगा कि उत्तल के बारे में आपने देखा होगा, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है, मान लीजिए मुख्य अक्ष है, पी हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा, तो अब देखिए कई बार होता है क्या कि जब भी आप मुख्य अक्ष के प्रकाश को किरण अगर ले जाइएगा, तो याद रखना है कि उसमें क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए इस प्रकार से, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस होके जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि ऊपर से क्या होता है, इसका आती हुई प्रतीत होता है, नजर आता है, ठीक, मतलब प्रतीत होता है, ऐसा समझिएगा, ठीक ना, ऐसा आपको क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा फोकस से यहाँ पे होगा, क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो याद रखिएगा ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना, समझ में बात आई, याद रखिएगा, ठीक। आगे यहाँ पे बोला जाता है आपका, आगे यहाँ पे है, जब कोई किरण दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब कोई किरण क्या होता है दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद किसके समांतर हो जाती है। समझिए, कोई फोकस की दिशा में जाता है, देखिए अब एक्चुअली में कोई दर्पण ले लीजिए, ठीक, ठीक ना, तो ये आपका मान लीजिए कि ये है, ये जो है आपका मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये एक प्रकार का दर्पण है, ठीक, और ये जो है आपका मुख्य अक्ष है, ठीक ना, पी हो गया, ये आपका एफ होगा, और ये आपका सी हो गया। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई किरण है कि फोकस की दिशा में आती है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि लेंस से अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और जैसे ही लेंस से अपवर्तन होगा तो किसके समानांतर हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, इसके समानांतर हो जाता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, 11 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखा जाए, आगे है आपका कि वक्रता केंद्र की दिशा में, ठीक, आपतित किरण दर्पण पर क्या होती है, बताइए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण जो है वो दर्पण पे क्या होती है ना, बताइए आप लोग, ठीक, देखिए समझिए कि वक्रता केंद्र की दिशा में, तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई आपतित किरण दर्पण पर क्या होती है, तो याद रखिएगा बार बार वही फिगर आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए फिर एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक ना, एक प्रकार से, ये आपका क्या हुआ, मुख्य अक्ष हो, ये पी हुआ आपका, ये एफ हुआ, और ये आपका सी हुआ। तो कह रहा है कि अगर दर्पण पे मुख्य अक्ष के दर्पण की दिशा में अगर आपतित किरण दर्पण पर क्या होती है, तो आप जानते हैं कि ये जो है आपका दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण हम इसको लेते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे जो ये काम हो रहा है, इसका क्या काम कर रहा है, ये एक प्रकार से अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, और जानते हैं कि अभिलंब पर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो जिस माध्यम में, बल्कि सीधे वो आपस में क्या हो जाता है ना, काम नहीं करता, वो ऑलरेडी क्या होता है कि जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम से लौट जाता है। ऐसा आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि उसपे कितना डिग्री का कोण बनता है विलंब पे, है ना, जो आती है आपतित किरण वो कितना डिग्री का कोण, 0 डिग्री का, और जाती है परावर्तित वो भी कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री का बनाता है, ठीक ना, याद रखिए। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, कि आपतित होगा, परावर्तित होगा, या अभिलंब होगा, ठीक, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा, अभिलंब होगा, आंसर में क्या होगा, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आप लोग का अभिलंब, सी हो जाएगा, ठीक ना आंसर। आगे है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना, एक तल में होते हैं जिसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समतल होगा, अब आपतन तल होगा, फोकस तल होगा, तो बताइए कौन सा तल होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर में इसका जो तल होगा वो आपतन तल होगा, क्योंकि वो तीनों में क्या होते हैं, एक ही दिशा में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपतन कोण
और परावर्तन कोण के क्या होते हैं। आपने पढ़ा था कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि आपतन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो वही आंसर याद रखिएगा कि आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक, आगे है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की वास्तविक किरणें तथा वस्तुओं या प्रतिबिंब को किस रेखा से दर्शाया जाता है। तो वास्तविक किरणों के जो वस्तुओं या प्रतिबिंबों को किस रेखा से याद रखिएगा, या तो टूटी रेखा से दर्शा सकते हैं, या तो पूरी रेखा से, या ठोस रेखा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बताइए, टूटी रेखा होगा कि पूरी रेखा होगा। तो वास्तविक जो होता है किरणें को हम क्या करते हैं, हमेशा पूरी रेखाओं से दर्शाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि आभासी या काल्पनिक किरणों तथा प्रतिबिंब को किस रेखा से दर्शाया जाता है। तो अभी वास्तविक को देखा किस प्रकार से देखा जाता है, पूरा से, तो जाहिर उसका उल्टा होगा, वो क्या हो जाएगा आंसर आपका, टूटी रेखाओं से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, टूटी रेखाओं से। अगला आपका है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। तो याद रखिएगा कि जब भी वस्तु के क्या होगा, ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग इतना समझिएगा, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो है ना क्लास 10th का जो है चैप्टर 1, उसमें आप जाके लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपका क्या हुआ गया, मुख्य अक्ष तो पी है आपका, और यहाँ पे जो है आपका वो एफ है, और यहाँ पे क्या आपका सी है। तो कह रहा है यहाँ पे कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। तो आप देखिए अवतल दर्पण और यहाँ पे क्या बोला गया कि ध्रुव के बीच, तो यहाँ पे जो है फोकस और ध्रुव के बीच, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी वस्तु का रखते हैं और ये मुख्य अक्ष के समान जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होके जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि एक किरण हम लेते हैं वक्रता किरण से, तो इसको बढ़ाते हैं, ठीक ना, जाके आप बताइए हमको कि आगे जाएगा, तो मिल जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पीछे कभी कटने वाला तो है नहीं, और जब नहीं कटेगा तो हमको पता चलेगा कि इसका प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या किए, इसको धीरे धीरे क्या किया, हम इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाए, ठीक है, कैसे बनाए, इसको आगे बढ़ाए, तो आगे बढ़ाए तो कहीं ना कहीं जाके क्या कर रहा है, आपस में कट रहा है, प्रतिबिंब क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका आपस में प्रतिबिंब यहाँ पे कट रहा है। और जैसे ही कट रहा है इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, तो आभासी प्रतिबिंब होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए, आभासी सीधा बड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रतिबिंब जो इसका अगर मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश। समझ में बात आई। तो इसलिए हम इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आभासी सीधा और बड़ा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा। अगला है आपका क्वेश्चन कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो बताइए कि अगर यहाँ पे बोला गया कि जब वस्तु को क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो याद, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, या अनंत पे बनता है, या केंद्र पे बनता है। तो जस्ट आपने देखा था यहाँ पे कि अगर प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, ये आपका वस्तु है, और वस्तु जो है, वस्तु दर्पण के यहाँ पे आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका जो आंसर होना चाहिए, ये वस्तु जो है ना, ये प्रति जो वस्तु जो होगा, ये आपका वस्तु और जो प्रतिबिंब है, ये क्या रहा, दर्पण से पीछे बन रहा है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, दर्पण के पीछे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे रहती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ठीक, आप सुनिए, बहुत ही आसान है। जब वस्तु अगर कोई अवतल दर्पण के फोकस पे रहेगा तो याद रखना कि जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे रहेगा ना, तो याद रखना उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा अनंत पे बनता है। क्या होगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो केंद्रक तो नहीं होगा, ऑलरेडी काट लो, अनंत होगा। तो ऑलरेडी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जब वस्तु अवतल दर्पण के अगर फोकस पे रहेगा, याद रखिएगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, प्रति जो बिंब होता है वो कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा वो बनता है आपका क्या, अनंत में बनता है। कहाँ बनता है, तो अनंत में बनता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक, थोड़ा सा और आगे जाते हुए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक, आगे देखा जाए, 20वां क्वेश्चन जो है आपका, ये 19वां क्वेश्चन आपका हो गया। 20वां जो क्वेश्चन है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहती है तब प्रतिबिंब कैसी बनती है। देखो, कह रहा है कि आभासी बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जाहिर सी बात है कि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा, आभासी तो बनेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया कि वस्तु तो छोटा होगा नहीं क्योंकि वो अनंत में बन रहा है, तो ये भी तो होगा नहीं। आगे है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन काट दीजिए, बचा क्या, वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या, बहुत बड़ा। याद रखिएगा अनंत में जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा बनती है, ठीक ना। आगे देखा जाए आपका, आगे है आपका क्वेश्चन कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है। ठीक है, देखिए वक्रता केंद्र आप समझते होंगे, जब वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। अब देखो, अब एक बात पता होगा आप लोगों को कि जो वक्रता केंद्र होता है और फोकस क्या होता है, तो समझिए, एक बात समझिए, यहाँ पे क्या है कि आपका एक लेंस है, ठीक ना, ये आपका क्या है, लेंस है।
और लेंस ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, पी हो गया आपका, ये एफ हो गया आपका, सी है। तो फोकस, और अगर यहाँ पे बन रहा है आपका प्रतिबिंब, यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस से जाएगा। समझ में बात आया? इतना तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो एक किरण हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे, फिर आगे जाके चलेगा। तो इससे समझिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे समझने के लिए हम बताते। देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता के ठीक और फोकस के बीच रहती है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। अब आपको पता होगा कि वास्तविक बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनती है क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब कटेगी तो बनेगी जरूर, ठीक है ना। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बनती है, क्योंकि ऑलरेडी आगे जाके आपको कटना होता है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी समझिए, एक ऑलरेडी आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, तो आप जाके लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी वहां पे सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा बड़ा होगा, या आभासी, या सीधा होगा, छोटा होगा, शून्य होगा। तो जाहिर सी बात है भाई कि वास्तविक और सीधा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कट रहा है तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या होगा, वास्तविक वहां पे बन रहा है, तो आभासी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कह रहा है शून्य है, कोई है, बिल्कुल नहीं, शून्य कौन सा होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसमें बोला है कि यहाँ पे क्या बोला, सी के ऑप्शन में छोटा बोला है, लेकिन बोल रहा है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। तो अब याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा, और क्या होता है, बड़ा बनता है। क्या है आपका 21 नंबर का ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा, 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। देखो सुनो, जब वस्तु क्या होता है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक, तो आप समझते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। विशेष अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई दर्पण है, ठीक, एक मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका जो है आपका क्या है, फोकस, मुख्य अक्ष है पी, और ये आपका मान लीजिए एफ है, और ये आपका क्या है, सी। तो अब बोला गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो, मान लीजिए यहाँ पे स्थित रहेगा। हाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। आप पूछा आपसे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, पूछ रहा है पहला ऑप्शन, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, प्रतिबिंब बराबर बनता है, तो इनमें से कोई, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन बताइए, इसमें से क्या हो सकता है। देखिए, एक्चुअली केंद्र पे बनेगा क्या, वक्रता केंद्र पे बनेगा, ये ऑलरेडी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब नहीं रखा गया, वस्तु नहीं रखा गया, ठीक। अब अगला है क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं, ये कोनो ऑप्शन में नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन है, इसको काट लो। चलो इसको छोड़ दो, तो इसको काटो कि बी आपने वक्रता केंद्र को देखा। सी आपका है कि प्रतिबिंब बराबर बनता है, ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, प्रतिबिंब बराबर बनता है, एक तो ऑप्शन है इसमें, क्या है ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। क्या करता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है। इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में बात आई, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। समझ में बात है। आगे देखिए, आगे क्या आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया कि जब वस्तु क्या होता है ना, याद रखिएगा, ये आपका एक प्रकार से लेंस है, ठीक, इसमें समझ जाएगा आप लोग, ये आपका एक लेंस है, और ये जो है आपका मुख्य अक्ष है आपका पी, ये आपका क्या एफ, और ये आपका सी है। तो कोई वस्तु को हमने क्या किया कि यहाँ पे ही रख दिया है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ होकर जाएगा, तो ये फोकस से होकर जाएगा, ठीक ना। एक किरण और लीजिएगा यहाँ से, तो एक किरण जाके आएगा और यहाँ से आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जस्ट सिंपल सी बात है कि कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। समझ में बात आई आपको, वक्रता केंद्र में ही प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो अब ध्यान से समझिए, ठीक है, क्या होता है, या इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रहते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा, छोटा, और इनमें से कोई नहीं। आभासी बनेगा, ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वास्तविक बनेगा, क्योंकि वहां पे कट रहा है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना। छोटा होगा, बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल भाई साहब गलत, इनमें से तो कोई नहीं तो होगा ही। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु का क्या होगा, बराबर, ठीक है ना। और याद रखिएगा, वक्रता केंद्र जो होता है, जब भी उसमें कोई प्रतिबिंब रहेगा तो वस्तु के आकार का हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। समझ में बात आ गई आपको। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है। आगे यहाँ पे कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। सिंपल सी बात है, आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि जब भी वस्तु क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। भाई साहब, ध्रुव पे बनेगा, नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। फोकस होगा, बिल्कुल अभी जस्ट समझाया, बिल्कुल गलत होगा। अनंत पे बनेगा, ये भी ऑप्शन काट दीजिए, बचा के आपका वक्रता केंद्र, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है आपका क्वेश्चन कि जब वस्तु अनंत पर वक्रता केंद्र के बीच रहती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। बताइए आंसर आपका। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए में है ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन बी जो है आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है अनंत पर और ध्रुव के पीछे। तो बताइए कि अगर जब वस्तु क्या होता है कि अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन समझिए, काटिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा,
नहीं चलिए आप समझिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, बताइए आपको ऑलरेडी। ठीक, आंसर तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए, ध्रुव और फोकस के बीच नहीं होगा। ध्रुव की ऑलरेडी फोकस के बीच में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश ध्रुव जो फोकस के बीच में हमेशा अगर प्रतिबिंब को रखे तो क्या होगा, आभासी बनेगा। तो ऑलरेडी काट दीजिए इसको, बचेगा क्या, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो याद रखिएगा कि फोकस ही और क्या होगा, वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, तो बनेगा, ठीक ना। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, सी नहीं होगा आपका, डी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। कैसा बनेगा भाई साहब, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, या आभासी या वास्तविक। हाँ तो ऑलरेडी बन रहा है प्रतिबिंब, तो आभासी तो बनेगा ही ना, ना आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता के इनके बीच रहती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा, ठीक ना। आभासी, सीधा, आभासी तो नहीं होगा तो काट दीजिए, आभासी उल्टा बड़ा ये भी नहीं होगा तो काट दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका कोई काम नहीं। आप क्या क्वेश्चन से क्या कि या तो सी हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो समझिए वास्तविक होगा, उल्टा होगा, यहाँ भी तक से, लेकिन क्या होता है कि बहुत बड़ा नहीं होता है, तो ये गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है, आप बहुत ही ट्विस्ट आने वाली है, लेकिन ध्यान से समझिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। देखो अभी मैंने पहले बताया था कि जब वस्तु फोकस पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और जब वस्तु अनंत पे रहेगी ना, तो याद रखना उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। तो ध्रुव पर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अनंत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ बनेगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फोकस पे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, फोकस पे, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, फोकस पे होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आसान है आप लोगों का कि जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक छोटा। दूसरा ऑप्शन जो है आपका आभासी, सीधा, छोटा। तीसरा ऑप्शन है आपका वास्तविक, उल्टा, बड़ा, और आभासी, उल्टा। प्रतिबिंब कट रही थी, प्रतिबिंब बन रही, ठीक ना। तो आभासी वाला का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहां पे बन रहा था प्रतिबिंब, इसको काट दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑप्शन बी में आभासी, सीधा, बड़ा, इसको भी काटिए, क्योंकि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब नहीं बन रहा बल्कि कट रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब ऑप्शन कटिए, वास्तविक, उल्टा, बड़ा। अभी क्या मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु फोकस पे है, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अगर कोई वस्तु क्या कर रहा है, सॉरी याद रखिएगा यहाँ पे, अगर कोई वस्तु जो है वो क्या कर रहा है, फोकस पे है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका जो बिंब होगा वो क्या होगा, हद से ज्यादा बड़ा होगा। याद रखिएगा किससे होगा, हद से ज्यादा बड़ा होगा, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक। लेकिन अगर प्रतिबिंब क्या होगा कि अनंत पे रहेगा, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, उल्टा भी होगा, और अत्यधिक क्या होगा, याद रखिएगा अत्यधिक छोटा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए, आगे है आपका उत्तल दर्पण कैसी प्रतिबिंब बनती है ना, बनाती है, वास्तविक बनाएगा। उत्तल दर्पण वास्तविक बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है ना। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा, बड़ा। दूसरा ऑप्शन आभासी, सीधा, छोटा। वास्तविक, सीधा, छोटा, और आभासी, उल्टा, बड़ा। बताइए आप लोग क्या कौन सा होगा इसमें, ठीक ना, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो उत्तल दर्पण का जब प्रयोग किया जाएगा, तो आप दिमाग लगाइए कि अगर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे, कोई वस्तु अगर उल्टा दिखेगा तो हम उसको देख पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। समझ में ना, अगर उल्टा रहेगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि पीछे की वस्तु कैसी है ना, नहीं पता चलेगा। तो पहला ऑप्शन वास्तविक बनेगा, ये कोई गलत है, बिल्कुल गलत है ना। वहां पे उल्टा भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी गलत है ना। बड़ा है, बिल्कुल नहीं बनता भाई, सब ये गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। एंड दूसरा जो ऑप्शन है आपका आभासी, सीधा, और छोटा, देखिए ये आपका आंसर जो है बी, वो सही है। किस लिए सही है कि क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है आभासी, और याद बताया था कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। तो आभासी हो गया आपका, सीधा मिल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि छोटा बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपने आईना में देखा होगा कि दूर की जो फिगर होती है, जो प्रतिबिंब होती है, वो क्या होती है, कि छोटा ही बनता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन सी गलत होगा आपका, ऑप्शन डी भी गलत होगा, ठीक ना। आगे चलिए, आगे की बात हम करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जा सकता है, नहीं दाढ़ी बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है ना। वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जा सकता है, या प्रोजेक्टर में किया जा सकता है, या दूरबीन में किया जा सकता है। तो प्रोजेक्टर में भी देखिए, याद रखिएगा कि अलग अलग बात है, तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में याद रखिएगा नहीं किया जाएगा, वाहन के पीछे जरूर किया जाएगा, क्योंकि जब भी होता है कि हम गाड़ी देखते हैं या गाड़ी के साइड में हमेशा कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। अब बताइए प्रोजेक्टर में कौन सा लगा हुआ रहता है, और दूरबीन में कैसा लगा, तो याद रखिएगा वहां पे जो है वो अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है ना।
कुछ चीजों में उत्तर लगा रहता है, बाकी बात सारा चीजों में क्या लगता है कि उत्तर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है, समझिए। निर्देशांक अक्ष, वास्तविक रेखा, वक्र रेखा या बिंदुदार, बिंदीदार रेखा। वक्र होगा क्या, नहीं होगा। एक प्रकार रेखा नहीं होगा। वास्तविक होगा, ये भी नहीं होगा। बिंदीदार रेखा होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, आपका निर्देशांक क्या होगा, अक्ष होगा। उसी को हम कहते हैं आपका क्या हो जाएगा आंसर 30 का बी। 31 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं आपका, ठीक। आगे देखिए, आगे है आपका कि सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापी जाती है, या सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, है ना। पहला है आपका फोकस से मापी जाएगी। क्या है ऑप्शन, आप बताइएगा। फोकस से। दूसरा ऑप्शन है आपका वक्रता केंद्र है, ठीक ना। एक सही आंसर नहीं याद रखिएगा, है ना। फोकस से है। दूसरा आपका वक्रता केंद्र है। तीसरा जो है आपका ध्रुव है, और चौथा आपका मुख्य अक्ष। तो याद रखिएगा, जितनी भी दूरी मापी जाती है वो हमेशा किससे मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि ध्रुव को क्या माना जाता है। मूल बिंदु माना जाता है, फोकस माना जाता है, वक्रता केंद्र माना जाता है, और वक्रता त्रिज्या माना जाता है। ऑप्शन को काटिए, क्या वक्रता त्रिज्या माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, है ना। क्या वक्रता केंद्र माना जाएगा, नहीं। वक्रता त्रिज्या माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। या तो इसमें होगा फोकस माना जाएगा। ध्रुव को क्या माना जा सकता है, फोकस मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं मान सकते। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत आंसर क्या मिल जाएगा, मूल बिंदु। क्या मान जा सकते हैं, मूल बिंदु, ठीक ना। अगला ऑप्शन है आपका कि आपतित प्रकाश की किरण दिशा में, है ना। आपतित प्रकाश की किरण दिशा में, यानी कि आपने राइट और लेफ्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा था अच्छी तरह से, आपको भी समझ में आ जाएगा तो कितना काम आने वाला है। देखिए ध्यान से कि जो आपतित प्रकाश की किरण दिशा में मापी गई जो जितने भी दूरियां वो कैसी होगी, है ना। ऐसे समझिए कि ये आपका एक लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, मुख्य अक्ष, ये पी है। तो ये आपका एफ है और ये आपका सी है। तो ये आपतित किरण की दिशा होती है। तो इधर जितने भी दूरी मापी जाएगी और किस में मापी जाएगी, ऋणात्मक में, धनात्मक में, शून्य या कोई नहीं। बताइए। ऋणात्मक आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, तो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो आप लोग बताइए, ठीक। क्या होगा ऑप्शन, ध्यान से समझ, ज्यादा आपको समझना नहीं। जैसे आपने देखा होगा चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि आप राइट और लेफ्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि जितने भी जो दिशा होगी मापी जाएगी, है ना। दूरियां कैसी मापी हो जाती, तो याद रखिएगा जैसे आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जितनी भी दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं ये जो है ये राइट है और लेफ्ट, ठीक। तो बाई और दाई तो आप लोग समझते होंगे। बाई दूरियां किस में मापी जाती है, माइनस में कि प्लस में, है ना। तो याद रखिएगा ये क्या हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो राइट लेफ्ट में थोड़ा सब गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से दिखता होगा थोड़ा उल्टा, याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये जो होगा आपके प्रकाश की दिशा में मापी गई जितनी भी दूरियां होगी वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक में होगा, ठीक ना। ठीक, याद रखिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, है ना, बाई समझते होंगे। विपरीत जो है कौन सी दिशा में मापी जाती है, क्या सा दिशा हो जाएगा, तो विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ, ऋणात्मक हो जाएगा ऑप्शन से। धनात्मक होगा, नहीं होगा। शून्य होगा, नहीं, कोई नहीं होगा। इसमें आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां किस में मापी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर। अब मान लीजिए मुख्य अक्ष ये आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष क्या होता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये ऑलरेडी ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक ना। तो इससे मापी गई ऊपर वाली जितनी भी दूरियां होगी वो याद रखिएगा वो किस में मापा जाएगा, तो वो मापा जाता है धनात्मक में, ठीक। और नीचे की दूरियां होती है वो किस में मापा जाती है, वो आप बताइएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखा जाए मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां किसमें मापी जाती है, तो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, है ना, धनात्मक में मापी जाती है। और नीचे है आपका आंसर दूसरा 37 क्वेश्चन है आपका कि मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां किस में मापी जाती है। तो अभी क्या होगा आपका, ऊपर तो धनात्मक, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यदि वास्तविक वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाए तो किरणें चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस ओर से किस ओर खींची जाएगी, है ना। तो आंसर समझिए, ऊपर से नीचे तो नहीं होगा, है ना, और बता रहा है ना। नीचे से ऊपर तो नहीं होगा, ठीक। ऊपर से नीचे से ऊपर भी नहीं होगा, ठीक। आप बताइए दाईं ओर से बाईं ओर होगा, है ना। आंसर में आप पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से निकाल के लाया, एक ही भी
चैप्टर जो है आपका पहला, उससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बता दिया और दूसरा वाला है आपका ये, क्योंकि कुल मिला के आपका चैप्टर में जो है ना 130-40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने के लिए तो बहुत बनेगा, बट उतना के लिए आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन है आपका 38 का क्वेश्चन होगा, या तो आपका बाईं ओर से दाईं ओर होगा या दाईं ओर से बाईं होगा, तो इसमें बताइए कि कौन सा होगा। ठीक, देखिए आंसर बहुत ही आसान है, आंसर में छुपा, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो समझिए, आपको पता होगा कि यदि वस्तु को अगर दर्पण के हम बाईं ओर रखते हैं जाए तो किरणें चिन्ह परिपाट के अनुसार किस ओर से किरण जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई, इस ओर से इस ओर जाएगा, ठीक है ना। बाईं से क्या होगा, बाईं बाईं से क्या होगा, दाईं ओर की जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा आंसर होगा हमेशा ऑप्शन ए। ठीक, क्या हो जाएगा, दाईं ओर से क्या हो जाएगा, बाईं से क्या हो जाएगा, दाईं ओर, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ गया आपको ऐसे लगता होगा, तो ऐसा समझिए, आप जाइए और क्या कीजिए कि चैप्टर 1 को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 आप अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन जो होता है आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, कहिएगा अलग अलग जगह पे क्या क्या लाए, लेकिन ऐसा समझिए मैं पूरे क्वेश्चन को आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक, एक एक चीजों के बारे में। ठीक, आइए आगे देखते हैं, और हो सकता है तो मेरा जितना भी वीडियो है चैप्टर पे आप उन चीजों को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अवतल अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है, सिंपल भाई। आपने या तो धनात्मक बोलना है या तो ऋणात्मक बोलना है, बोलिए कौन सा हो सकता है, बताइए। धनात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, बताइए क्या होता है। ऋणात्मक हो सकता है, शून्य परिवर्तन, धनात्मक, बता सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिए, बस समझ में और कुछ होने। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा इसको क्या कहा जाता है, तो आंसर रखिएगा आपका ऋणात्मक होता है, ठीक ना, है ना। धनात्मक होता है किसका, तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ धनात्मक किसका होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल का याद रखिएगा, उत्तल का होता है धनात्मक और यहाँ पे अवतल का जो होता है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक ना। आगे देखा जाए आपका, ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, है ना, वस्तु दूरी या वक्रता त्रिज्या, बताइए आप लोग को क्या कहा जाता है ध्रुव से लेके फोकस की दूरी को। तो याद रखिएगा, अगर वस्तु दूरी बता रही है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, तो आंसर आपका इसी में हो जाएगा, वस्तु दूरी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोकस दूरी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव से लेके फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र होगा, ये तो बिल्कुल नहीं, वक्रता त्रिज्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये सब आपका गलत है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तु की दूरी को किससे निरूपित किया जाता है, वस्तु की दूरी को किससे निरूपित किया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि वस्तु की जो दूरी होती है या तो हम किसके किससे कर सकते हैं, या यहाँ पे यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, आर दिया, तो जाहिर सी बात आर है जो वक्रता त्रिज्या, एफ जो है फोकस दूरी, वी जो है प्रतिबिंब की दूरी और व्यू जो है आपका वस्तु दूरी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहा जाता है ना, तो आंसर है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ए। 43 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखा जाए, चलिए आगे देखा जाए आपका 44 में है आपका कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे निरूपित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे निरूपित किया जाता है, तो आपको पता होगा कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे निरूपित किया जा सकता है, वी से, विशेष मैंने बताया, ठीक, क्या बताया था, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है। अगला है आपका, ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, एक होता है ध्रुव और दर्पण के फोकस के की दूरी को क्या कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने इन चीजों के बारे में बताया, दोबारा आ गया आपका क्वेश्चन, कौन सा हो सकता है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं होगा, वस्तु दूरी नहीं होगा, हाँ डी में वक्रता त्रिज्या होता है, ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या, फोकस दूरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 45 का ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका कि फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, आर से कर सकते हैं, नहीं, वक्रता त्रिज्या को, यू से कर सकते हैं, नहीं, बस वस्तु की दूरी को भी नहीं 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 कर सकते, याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन हाँ सी हो जाएगा, यानी कि एफ जो होता है फोकस दूरी का सूचक होता है, और भी स्मॉल। फोकस को किससे सूचित किया जाता है, फोकस को याद रखिएगा हमेशा कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, आप समझिए।
ये आपका एक अवतल दर्पण हुआ, ठीक ना। ये आपका क्या हुआ, एक अवतल दर्पण हुआ। और ये जो आपका मुख्य अक्ष पी, एफ और सी, यहाँ से लेके, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के बीच में हम क्या कह सकते हैं, इसको हम आर कह सकते हैं क्या? हाँ, ऑप्शन इसको हम आर कह सकते हैं, हाँ या ना, जवाब दीजिए, क्योंकि हाँ या ना, आर क्या हो सकता है आपको बताइए। आर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। क्या होगा आर, वक्रता त्रिज्या होगा या वक्रता केंद्र होगा? हाँ या ना, मतलब समझिए, ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि ये क्या होगा। बस आपको बताना क्या है कि ध्रुव से दर्पण की वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा फोकस दूरी। कहेंगे नहीं, फोकस दूरी का डिफिनेशन ऑलरेडी आप जानते हैं। वस्तु दूरी होगा, ऑलरेडी जानते हैं। प्रतिबिंब दूरी होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम आर से सूचित करते हैं। और एफ से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम क्या करते हैं, एसमूल से सूचित करते हैं। आगे देखा जाए, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अगला है आपका कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नहीं होगा, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, लगता ही नहीं होगा, ठीक है ना। वक्रता केंद्र होगा क्या, लग रहा है? फोकस मुख्य अक्ष होगा क्या? वक्रता केंद्र भी नहीं होगा भाई। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, है ना, सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपको, बी। एक मिलाने, ध्रुव से लेके मिलाने, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, उसी का नाम होता है क्या, मुख्य अक्ष होता है, ठीक ना। आपका 50 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन है होगा। चलिए अब और क्वेश्चन देखा जाए आपका। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? वाह, बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा सवाल है ना। तो याद रखिएगा, न्यूटन का सूत्र हो सकता है। क्लास 9th में प्रवेश कर जाना, नहीं क्लास 9th में अलग अलग बहुत 12th में भी है, तो मैंने पूछता हूँ, न्यूटन का सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो लग रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध ये बताएगा, नहीं गलत होगा। देखिए, तो लेंस सूत्र हो सकता है क्या? आपने लेंस सूत्र के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इनमें एक क्वेश्चन है आपका दर्पण सूत्र, तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला जो है आपका क्वेश्चन, दर्पण सूत्र होता है, कौन होता है इसमें से, आप लोग बताइए, है ना। इसमें से कौन होगा दर्पण सूत्र? 1/v होगा, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v में आपको 1/v माइनस 1/u होगा, बटे में इक्वल टू में 1 क्या है, f होगा। इक्वल टू आपके बाद है आपका c में कि 1/v, ठीक, माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। यहाँ पे बताइए, ऑप्शन सी होगा क्या? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है और ये हमेशा होता है प्लस में। ऑप्शन गलत होगा, ठीक। उसके बाद ये भी किस में है, 1/f है, और यहाँ पे 1/f है, बिल्कुल भाई गलत होगा, ठीक ना। अब देखो, माइनस प्लस के थोड़ा मोड़ा आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। आंसर आपका ये भी गलत है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि ये माइनस में तो होता नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, प्लस में। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक ना। कौन सा कितना क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखा जाए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम याद रखिएगा, उसको हमेशा क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? तो याद रखिएगा, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई h डैश हो, तो गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है, यानी कि क्या होता है? आपका आंसर बताना, बताइए आपका क्या हो सकता है आंसर। तो आपने पढ़ा था कि m इज इक्वल टू माइनस बी बटी यू, पढ़ा था आपने। उन चीजों के बारे में आपने आवर्धन सूत्र पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कोई पूछ रहा है तो हम यहाँ पे प्लस में ही दिए हुआ, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो सकता है u बाई v होगा, नहीं होगा, m इज इक्वल टू h बाई f, m इज इक्वल टू f बाई v, नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे निरूपित किया जाता है? एच से, या एच ऊंचाई प्रतिबिंब को किससे सूचित किया जाता है? बी से, बी को एच डैश से। आंसर आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एच जो है वस्तु की ऊंचाई को सूचित किया, निरूपित थोड़ा किया जाता था, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को, है ना, एच डैश से किया जाता था। समझ में बात आई, है ना। आगे है आपका, इतना समझ में, आगे आगे क्वेश्चन, आगे है आपका क्वेश्चन कि वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित किया जाता है? तो लो भाई साहब, आपका हो जाएगा एच, ठीक ना। अगला देखा जाए, यहाँ पे है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बोला था
है ना। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए आवर्धन का सूत्र बताइए आप लोग क्या होता है ना। ए बी करके भेजिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, अगला है आपका एम इज इक्वल टू एफ बाई यू, है ना। तीसरा है आपका एम इज इक्वल टू यू बाई वी। चौथा आपका इसमें यानी कि डी ऑप्शन में एम इज इक्वल टू एच बाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जस्ट मैंने बताया था कि एम इज इक्वल टू माइनस वी बटे क्या होता है, यू होता है। ये आपका क्या हो गया, आवर्धन सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, आवर्धन सूत्र, ठीक ना। समझ में बात आई, ये आपका हो जाता है आवर्धन सूत्र। समझ में बात आई तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माना जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, है ना, शून्य या एफ बाई बी। वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माना जाता है, आप बताइए क्या माना जाता है। नहीं पता, देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो है कि ऊंचाई जो है वो किस में मापी जाती है, धनात्मक में, ऋणात्मक में। याद रखिएगा वास्तविक जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक में मापी जाती है। आपने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों का, जब भी क्या पढ़ते हैं उसको, आवर्धन सूत्र पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों को शिक्षक बता चुके होंगे अच्छी तरह से। समझ में बात आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट उसका उल्टा होगा तो सही आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माना जाता है। तो आभासी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है और आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माना जा सकता है, धनात्मक माना जा सकता है, ठीक है ना। आगे है आपका, माना जा नहीं सकता है, माना जाता है, ठीक। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता तेजा की क्या होती है, दोगुनी होती है, बराबर होती है, चार गुनी। बोलने से लगता है कि गोलीय दर्पण, गोलीय जो दर्पण है फोकस दूरी की हमेशा क्या होती है ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता तेजा की आधी होती है। आंसर आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता तेजा 24 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। भाई साहब देखो, वक्रता तेजा आपको पता है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे वक्रता तेजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, एफ से किया जाता है, स्मॉल एफ से। ये हमको पता है, क्या होगा नहीं पता है ना। अब आर है ना, एफ, और देखिए आपको नहीं पता है तो आपको एक फॉर्मूला पता था कि एफ इजकल टू आर बाई क्या होता है, 2 होता है। अब हमको क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, तो एफ नहीं पता, फोकस दूरी हमको पता ही नहीं है, ठीक। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, एफ इजकल टू में आर कितना दिया हुआ है, वक्रता तेजा कितना दिया, 24 दिया हुआ है, और 2 है, 2 इकाई 2 12 दूनी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखा, आगे जो है आपका क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा। तो देखो आंसर इसमें क्या हो सकता है बताइए तो। 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब, समझिए यहाँ पे क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि यू जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। समझिए यहाँ पे जो है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण में 60 सेंटीमीटर पर रखी है, तो 15 सेंटीमीटर जो है आपका फोकस दूरी है। एफ जो है आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका अवतल दर्पण, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा आपका, ठीक ना। उसके बाद है 60 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु दूरी जो है आपका कितना है, माइनस में 60 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या नहीं बचा, एफ और यू, है ना। 15 सेंटीमीटर क्या बोला है, ध्यान से समझ, एक बार अच्छी तरह से देख लिया जाए इसको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक, कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी है, तो वस्तु के जो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना, ठीक है। अब समझो ये दो चीज हमको बारे में पता है, इसके बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो फोकस दूरी है आपका, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या निकलना है, आपको पता होगा एक चीज कि आपका स्थिति क्या होगा। तो ऐसे समझिए, आपने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा है कि 1/v प्लस 1/, क्या होता है, u इज इक्वल टू 1/, क्या होता है, f होता है। समझिए थोड़ा सा आप लोग ऐसा समझिएगा। तो आप देखिए जाहिर सी बात है कि हमको v के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हुआ। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से हम लिखते हैं। क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देख नहीं पाओगे तो आप लोग दिक्कत होगा। देखिए सबसे पहले जो आपका जो एफ है, फोकस जो दूरी है ना, फोकस दूरी इसमें क्या, -15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। उसके बाद जो यू है आपका वो क्या, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पे अवतल इसलिए
60 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। अब हमको पता नहीं, ये दो चीज पता है, लेकिन आपने इसकी स्थिति पता लगाना है, तो आपको दर्पण की पता होना चाहिए। क्या होता है आपको v बराबर हमको पता है क्या, नहीं पता है, समझिए। तो 1 बाय जो v होता है प्लस 1/, क्या होती है, यूज 1/, क्या होता है, f होता है। अब हमको बताइए 1 बाय जो v है ना, ये हमको पता है, बिल्कुल नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं, 1/u हमको पता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि 1 बाय जो f है, ठीक, इसको ऐसे एक प्रकार से एक और चीज कर लीजिए तो आप अच्छा होगा। 1/v प्लस में क्या होगा 1/u, u का मान कितना है देखिए, तो यहाँ पे -60 सेंटीमीटर, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या 1/f, तो f की जगह पे कितना दोगे -15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर आप कर लीजिए, इक्वल टू 1/v जो है, इसको क्या करते हैं 1 बाय जो v है, ठीक, 1/v इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1/60 जो है तो प्लस में तो बराबर ही उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1/1 -15 15 हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं लगाना है आपको, लास्ट में -15 होगा। और ये जो है किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा तो किस में बदलेगा, माइनस में 1/, क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ये आपका क्या कर सकता है माइनस प्लस माइनस, चलो ठीक है, एकदम ठीक है। आइए 1/, क्या होगा आपका, यहाँ पे -15 होगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 1/, क्या बचा 60। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे क्या होगा -15 और 60 का अगर लघुत्तम लेते यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 का लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पे 15 चौका 60 होता है, तो -4, और यहाँ पे क्या होगा प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, तो -4 में से +1 को घटाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखेगा -3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 60 होगा, 3 इकाई क्या होगा 3, 20 या कितना होता है 60, बचेगा कितना आपका -20 सेंटीमीटर, क्या बचेगा 20 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक। थोड़ी सी ऊपर देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनना होता है, तो प्रतिबिंब स्थिति बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। चलिए, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है सामने, ठीक। तो अवतल दर्पण के सामने आपका 10 सेंटीमीटर रखा, उसका गुना आवर्धित क्या कराया जाएगा, कर लिया जाएगा ना। चलो एक बात समझते हैं, 10 सेंटीमीटर का दूरी, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना। चलिए आपको बताना होगा आपका u जो है आपका कितना है, यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आवर्धित आपको कितना देना, आवर्धन जो आपको पता है यानी कि m जो आपको पता है क्या -3 सेंटीमीटर, और ये अवतल है तो आपका ये माइनस में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। आप बताए थे हमको कि m इक्वल टू क्या होता है -v/, क्या होता है u होता है। कैसे ये सब वो आपको पता होगा, देखिए एक अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, हमको ये नहीं दिखाई दिया था, समझ में बात, तो वस्तु है तो वस्तु को किससे सूचित करते हैं, u से, -10 सेंटीमीटर, अवतल है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे यहाँ पे है कक्ष का 3 गुना आवर्धित, यानी कि आपने पढ़ा था आवर्धन के बारे में, तो हमने यहाँ अब बराबर क्या हो गया माइनस में 3 हो गया। और आगे है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का स्थिति बताना, तो m इक्वल टू क्या होता है -v/u होता है। अब हमको क्या पता है, v पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि v को इधर लगते हैं, क्या करते हैं और m को इधर करते हैं, तो m इंटू क्या हो जाता है u। तो बताओ हमको v इक्वल टू क्या होगा, m माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, m कितना निकला है 3 निकला है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इंटू क्या कर सकते हैं यानी कि गुना कर दो या सीधे इसे छोड़ दो, या आप क्या कीजिएगा u कितना निकला है माइनस में 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस में 10 के लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे v इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना हो जाएगा -10 से, तो बचेगा हमको क्या आएगा v इक्वल टू में, बस v इक्वल टू क्या बचेगा 10 को 3 से गुना कीजिएगा, 10 दिया 30 होता है, और माइनस में यहाँ पे 30, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आंसर में आपका हो जाएगा सी, ठीक। आंसर में क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए अगर थोड़ा सा कहीं पे अगर मिस्टेक दिखी होगी तो हमको जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको अच्छी तरह से और इस चीजों को इम्प्रूव कर सके, ठीक ना। ऐसा फिलहाल के लिए कुछ ऐसा है नहीं, इसमें से कुछ ऐसा चीज समझे नहीं, ठीक ना, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक ना।